Jainar and student, your subject teacher Nidhi Lal, class 10, subject economics, development, chapter 1. ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ व्हाट इज़ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास. डेवलपमेंट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म विच इंक्लूड इंक्रीज. किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट किससे देखी जाती है? इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, रिडक्शन इन पॉवर्टी, इलिटरेसी, क्राइम रेट. इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? वो डेवलप्ड है. तो और इस तरीके से हम डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास. डेवलपमेंट मीन्स प्रोग्रेस, ग्रोथ. डेवलपमेंट is the process in which something grow, becomes more mature and advanced. Development is a process of bringing a qualitative and quantitative improvement for an individual, society or a nation for a better life. It is known as the development. तो आपने देखा कि एक विकास के लिए कितनी सारी चीज़ें मेज़र करनी होती है. मान लीजिए एक गांव है और एक गांव में पहले कच्ची सड़क थी और उस गांव को में नेक्स्ट ईयर आप ले गए तो देखा कि वहाँ पक्की सड़क हो गई. तो क्या हुआ? वहाँ पर विकास हुआ, एक तरीके से डेवलपमेंट हुआ. नेक्स्ट आते हैं हम लोग. 2 लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट. फर्स्ट है इंडिविजुअल और नेशनल लेवल. इंडिविजुअल लेवल में क्या होता है? जो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंट ऑफ गोल. अलग अलग लोग और अलग अलग लोगों की सोच होती है, उस तरीके से अपने गोल को अचीव करते हैं. नेक्स्ट आते हैं नेशनल लेवल. नेशनल लेवल में की बात करें तो नेशनल डेवलपमेंट में रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू इम्प्रूव द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल. यहाँ पर सोसाइटी के लिए वेलफेयर की बात होगी. यहाँ पे जो भी कंट्री में अगर कोई भी एबिलिटी मतलब कोई भी इम्प्रूवमेंट होगा वो सबके लिए होगा, जैसे लाइक डेट एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल एट्सेट्रा. इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल लेवल. तो इंडिविजुअल क्लियर हो गया. डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट गोल. ठीक है. जैसे अभी हम आगे एग्जांपल ले लेंगे और इसको आपको समझाएंगे कि इंडिविजुअल में क्या होता है. नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट गोल्स. डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स. यही जो इंडिविजुअल गोल अभी आपने पढ़ा. इंडिविजुअल गोल में कि एक मान लीजिए कि एक लैंडलेस लेबर है और उसके पास की कोई ज़मीन नहीं है, लेकिन वो क्या चाहेगा कि हमको अच्छा वेजेस मिले, अच्छी सैलरी मिले, जिससे कि हम अपने बच्चे को स्कूल भेज सके. तो वो अपने गोल को अपने तरीके से अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग सोचेगा. नेक्स्ट है सेकेंड प्रिंसिपल. व्हाट मे बी डेवलप फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर. यहाँ पर ये बात हो रही है कि सेकेंड प्रिंसिपल में कि एक का तो डेवलपमेंट हो रहा है. मान लीजिए कोई कंपनी आकर अपनी डैम्स को इस्टेब्लिश करना चाहती है, लेकिन डैम्स इस्टेब्लिश होगा, साथ में वहाँ के जो रहने वाले लिवलीहुड हैं, जो लोग रह रहे थे इतने सालों से, वो क्या हो गए? डिस्प्लेस होंगे, डिस्टर्ब होंगे. तो ये क्या हुआ कि एक का डेवलप तो हुआ लेकिन दूसरे का डेवलपमेंट नहीं हुआ. तीसरा, पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल. सपोज़ करिए कि एक वुमेन है और वो घर में सारे काम कर रही थी, हाउसवाइफ थी, तो तब तक उसको कोई गोल अचीव नहीं हो रहा, ना उसका कोई सपोर्ट कर रहा था, ना कोई रिस्पेक्ट कर रहा था. ये उस लोगों की सोच होती है कि तुम आपका ये आप ही का काम है, ये आपको करना ही है. मतलब कोई उसका ना रिस्पेक्ट, ना कोई सपोर्ट, कुछ नहीं उसको, ना कोई फ्रीडम थी. लेकिन वही हाउसवाइफ जाके बाहर जब आउटसाइड जाके इनकम जनरेट करने लगी तो साथ में उसको एक इक्वल ट्रीटमेंट मिलने लगा, रिस्पेक्ट, उसको लोग कामों में भी सपोर्ट कराने लगे. इसी को कहते हैं कि एक गोल के साथ कई गोल का मिक्स होना. नेक्स्ट आते हैं हम लोग. यहाँ पे भी वही प्रिंसिपल्स की बात हो रही है. तो हम एक और एग्जांपल यहाँ पर ले लें. मान लीजिए कि एक प्रॉस्पेरस फार्मर है. पहले तो हमने अभी ऊपर लैंडलेस लेबर की बात की कि जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, वही एग्जांपल यहाँ भी लिखा हुआ है. और उसकी डिज़ायर है कि उसके डेज बढ़ें काम के और साथ में उसको अच्छी सैलरी मिले, सब कुछ मिले, तो कि अपने बच्चे को वो पढ़ा सके, जैसा कि हमने लैंडलेस लेबर में बात. और सेम प्रॉस्पेरस फार्मर की ये मेन डिज़ायर है कि उसकी हाइयर इनकम हो और साथ में वो अपने बच्चे को चिल्ड्रन टू बी सेटल इन सिटीज़ और अब्रॉड में वो सेटल कर सके. तो यहाँ पर वेरीफाई क्या कर रही है? लोगों का अचीव जो है गोल का अचीवमेंट जो है वो अलग अलग वेरीफाई कर रहा है पर्सन टू पर्सन. अब एक और एग्जांपल है, आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो क्लास 10 के अकॉर्डिंग अपनी गोल को अचीव करेंगे. कुछ बच्चे होंगे वो सोचेंगे कि हम बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएं, कुछ सोचेंगे कि हम 80% आएँ, कुछ सोचेंगे 90% आएँ. तो स्टूडेंट भी वेरीफाई. अब जो बच्चे 10th पास करके 12th में गए होंगे तो वो 10th के अकॉर्डिंग अपने गोल्स को अचीव करना चाहेंगे. वो अपने 12th के बारे में उस सिचुएशन में उस अपने ही गोल को सोचेंगे, ना कि 10th के बारे में. अब जो अनएम्प्लॉयमेंट होंगे
तो वो अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन क्या सोचेगा कि हमें एक अच्छी जॉब मिल जाए, हम सेटल हो जाए। लेकिन जो जॉब में होगा वो क्या सोचेगा, अगर उसकी सैलरी कम है तो सोचेगा मोर सैलरी हो जाए, उसको फ्रीडम नहीं होगा तो फ्रीडम मिल जाए, इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगा तो इक्वल ट्रीटमेंट मिले, रिस्पेक्ट हो जाए, सेटिस्फैक्शन उसको मिले उस जॉब से, सिक्योरिटी मिले, उसका गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े और एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ भी उसकी बढ़े। इसको हम कहते हैं कि पर्सन टू पर्सन जो है लोगों का गोल अलग अलग होता है। डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। इसी को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल गोल भी कहते हैं और इसी को हम फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल अगर पूछा जाएगा क्या होता है तो डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। नाउ नेक्स्ट आते हैं, देखिए कॉमन गोल की बात अगर करें नॉन मटेरियल थिंग्स है, चाहे वो रिच पर्सन हो चाहे पुअर पर्सन हो, हर पर्सन्स को एक कॉमन गोल की नीड होती है। क्या, इक्वालिटी, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट एंड फ्रेंडशिप। उसको लगता है कि हमें एक इक्वालिटी मिले, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले, रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप सब कुछ मिले मिले, ये होता है नॉन मटेरियल थिंग। मतलब साथ में उसके गोल अचीव हों और ये गोल के साथ साथ ये भी नॉन मटेरियल थिंग्स भी उसको प्रोवाइड हो, उसको भी एक मान सम्मान फ्रीडम सब कुछ, उससे रिस्पेक्ट, उसके दोस्त बने, ये सारे कौन से गोल होते हैं, कॉमन गोल, चाहे वो रिच पर्सन हो चाहे पुअर पर्सन हो। ये उसकी गोल्स की बात हो रही थी नॉन मटेरियल थिंग्स की। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकेंड प्रिंसिपल। यहाँ पर पढ़ेंगे सेकेंड प्रिंसिपल के वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे, पीपल कैन हैव कंफ्लिक्टिंग गोल्स। एक गोल का तो पूरा होना हैगा, साथ में दूसरे का क्या हो रहा है, कंफ्लिक्ट हो रहा है। मतलब डेवलपमेंट ऑफ वन में नॉट बी डेवलपमेंट ऑफ और अदर। मतलब एक गोल तो कंप्लीट होगा, साथ में दूसरे गोल्स को भी जो दूसरे को प्रॉब्लम होगी, मतलब वो डिस्टर्ब होगा। इसलिए उस गोल को एक गोल का तो अचीवमेंट हुआ, बेटर हुआ और बेनिफिट मिला, लेकिन दूसरे को क्या हुआ, उससे डिस्टर्ब होना पड़ा। आइए देखते हैं इसमें एग्जांपल क्या दिया है। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो अपने डैम्स को, लिखा है ना, इंडस्ट्री वुड प्रेफर द बिल्डिंग ऑफ डैम, वो डैम्स को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहती है, रेगुलर मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को इंक्रीज़ करेगी, सब कुछ वो अच्छे से इस्टेब्लिश करना चाहती है वहाँ पर। लेकिन दिस गोल वुड कन्फ्लिक्ट, इस गोल में क्या है, कन्फ्लिक्ट होगा। वाई, बिकॉज द गोल ऑफ पीपल हु विल बी डिस्प्लेस, क्यों, क्योंकि वहाँ की जो ट्राइबल्स हैं वो वहाँ से डिस्प्लेस्ड होंगे। तो ड्यू टू बिल्डिंग ऑफ द डैम, जब बिल्डिंग और डैम्स बनेंगे बिल्डिंग ऑफ द डैम बनेंगे तो वहाँ पर इट विल अफेक्ट द डिस्टर्ब। जब डैम बनने लगेंगे तो वहाँ लोग जो रहने वाले लाइफ थे वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, और इसको ही कहते हैं हम कन्फ्लिक्ट गोल। अ गर्ल वुड वांट और डिज़ायर फॉर सेम फ्रीडम। अब गर्ल को ये है कि हमें सेम फ्रीडम मिले, इंजॉय मिले ब्रदर को। शी वुड ऑल्सो लाइक टू सी हिम वर्क इन किचन, उस जैसे वो किचन में शेयरिंग मतलब काम करती है उसी तरीके से उस ब्रदर को भी शेयर करना चाहिए। मतलब उसका भी है कि जो उसको कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ब्रदर को फ्रीडम है वो गर्ल्स को नहीं है। क्यों, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी में नॉट बी लाइक बाय हर ब्रदर। तो जैसी आपने देखा कि जितना फ्रीडम ब्रदर को है उतना फ्रीडम गर्ल्स को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक कन्फ्लिक्ट गोल हो रहा है कि मतलब फॉर इंस्टेंस आप देख रहे हैं कि आ गर्ल एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो मे शेयर इन द हाउस होल्ड वर्क। तो हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस सिमिलरली टू गेट मोर। तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना मुझे ब्रदर को उतनी शेयरिंग मिल रही है वही सेम चीज़ हमें मिले, लेकिन वो उसको नहीं मिल रही। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक तरीके से कन्फ्लिक्ट दिख रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, कन्फ्लिक्ट गोल। नेक्स्ट आते हैं पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल, इनकम एंड अदर गोल। यहाँ पर हम बात करेंगे कि बेटर वेजेस, मोर इनकम, कॉमन गोल, बट मनी मटीरियल थिंग्स, मनी but money can buy not all are not all that we need to live well or lead a quality life. Besides income, people say or want other non-material things that they need to live and well. It means कि freedom, equal treatment, safety, respect for other, better working condition, non-discriminatory atmosphere are also important goals of life other than goal और more income। मतलब यहाँ पे ये कहने का सेंस है कि अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया था कि एक हाउसवाइफ है जब, तो वो जब घर के सारे काम करे तो उसका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना उसको कोई इतनी खास रिस्पेक्ट मिली, ना उसको कोई इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, ना उसे इतनी फ्रीडम है। तो ये सारी चीज़ें कब हो रही है, जब उसका कोई कई गोल अचीव नहीं हो रहा है। लेकिन जब वो वही
वुमेन जब बाहर जाके जॉब कर रही है आउटसाइड, तो वो इनकम जब जनरेट कर रही है, तो क्या हो रहा है कि जब वो घर आ रही है तो उसको सपोर्ट भी मिल रहा है, उसे फ्रीडम भी मिल रहा है, उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी मिल रहा है, उसको एक अच्छा सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है और एक एम्पल अपॉर्चुनिटीज़। तो आपको देखने को मिल रहा है कि सारी चीज़ें कैसे उसको तुरंत मिलने लगी, क्योंकि वो जब एक गोल अचीव कर, मतलब वो जब इनकम जनरेट करने लगी तो साथ में अदर गोल्स भी उसको मिलने लगे। तो यहाँ इसी को कहते हैं मिक्स ऑफ गोल। क्लियर? मिक्स ऑफ गोल में कि हमें एक गोल के साथ कई गोल का अचीव होना। जब हाउसवाइफ थी तो उसको क्या था, घर के काम में भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, ना उसको उतनी रिस्पेक्ट मिल रही थी, कुछ नहीं मिल रहा था, ना फ्रीडम वो उसका, बल्कि लोग उसको क्या कह रहे थे, ये आपका ही काम है, ये आपको ही करना है। तो इस तरीके की लोगों की फीलिंग थी। लेकिन जब ही वही हाउसवाइफ बाहर जाके जॉब करने लगी तो उसकी फ्रीडम, उसको सारे इक्वल ट्रीटमेंट, उसकी सेफ्टी, रिस्पेक्ट सब फॉर अदर सारे लोग करने लगा और एक बेटर कंडीशन उसको मिली और एक उसका अच्छा सेटिस्फैक्शन उसका हुआ, खुद का गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा। इसी को कहते हैं पीपल ऑफ मिक्स ऑफ गोल। तो 3 पॉइंट्स पे हम लोग ने आज बात की है, 3 प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल था डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट गोल। यहाँ पर हम लोग ने देखा कि जैसे अभी हमने क्लास 10 का एग्जांपल लिया कि कोई स्टूडेंट क्लास 10 में तो क्लास 10 के अकॉर्डिंग अपनी परसेंट अपने गोल के अचीव के बारे में सोचेगा। जो 10th पास कर चुका है 12th में गया होगा तो 12th के हिसाब से, जो अनएम्प्लॉयमेंट परसेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचेगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि अलग अलग वेरीफाई कर रहे हैं पर्सन टू पर्सन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल गोल। लेकिन किसी के गोल के अचीव होने से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेकंड गोल में क्या हो रहा था कि अगर यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर कोई गोल अचीव हो रहा है लेकिन दूसरे को उससे कन्फ्लिक्ट हो रहा है। जैसे कि हम लोगों ने एक इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया था, ठीक है। डैम्स बनने पे क्या हुआ, ट्रिबल्स को हटना पड़ा और डिस्प्लेस होना, यही होता है कन्फ्लिक्ट गोल। ब्रदर्स और गर्ल्स में भी आपने देखा कि जितना ब्रदर को ट्रीट किया जा रहा है, रिस्पेक्ट किया जा रहा है, फ्रीडम मिला, उतना गर्ल्स को नहीं। तो ये भी क्या हुआ, एक जेंडर इक्वलिटी कन्फ्लिक्ट हो रही है, मतलब जेंडर को सेम एज नहीं माना जा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, कन्फ्लिक्ट गोल। फिर हमने थर्ड प्रिंसिपल पढ़ा कि पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल, इनकम एंड अदर गोल। तो अगर बेटर वेजेस है, सैलरी है, सब कुछ बेटर है, लेकिन जब बेटर थी तब उसको सब कुछ फ्रीडम मिल रहा है, सब रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन जब तक वो हाउसवाइफ थी तब तक उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं और उसके कई गोल अचीव नहीं हो रहे थे। लेकिन जब इनकम जनरेट करने लगी तो उसके कई गोल अचीव होने लगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इनकम एंड अदर गोल। सेम एज हम लोग ने अभी मिक्स ऑफ गोल में भी यही बात की कि इनकम, अगर मान लीजिए कोई, यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वो वहाँ पे जॉब कर रहा है, तो उसकी डेली रिक्वायरमेंट तो इनकम है, लेकिन वो नॉन मटेरियल थिंग्स भी चाहेगा। क्या चाहेगा, साथ में वही कॉमन गोल हमने भी बात की, चाहे रिच पर्सन हो चाहे पुअर, उसको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए उस जॉब में, सिक्योरिटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, उसकी एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, इक्वल ट्रीटमेंट हो, गुड स्टैंडर्ड बढ़े, सिक्योरिटी रहे, सेटिस्फैक्शन रहे। ये सारी चीज़ें क्या होती है कि इनकम के साथ साथ पर्सन ये भी सारी चीज़ें चाहेगा। तो इसी को कहते हैं नॉन मटीरियल थिंग्स। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेशनल डेवलप। यहाँ पर कंट्री की बात करेंगे, कंट्री टू कंट्री कैसे डेवलप कर रही है। तो कंट्री टू कंट्री जो डेवलपमेंट है, लिखा हुआ है, नेशनल डेवलपमेंट रिफर टू द एबिलिटी ऑफ अ नेशंस टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इट्स सिटीजन। देखिए, किसी भी नेशनल डेवलपमेंट की एबिलिटी कैसे इम्प्रूव मानी जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से, हाँ, वहाँ की नेशनल इनकम से। लेकिन लोगों का हर पर्सनस के, अगर लोग सोचते हैं होंगे कि वहाँ के अगर स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है तो वो वहाँ की अगर पर कैपिटा अच्छा है, या ग्रॉस जीडीपी अच्छी है, या लिटरेसी रेट अच्छा है, या वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, तो उसको मेज़र करते हैं हम नेशनल डेवलपमेंट की, वहाँ का नेशन डेवलप कर रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल डेवलपमेंट मेनली किस पे मेज़र किया जाता है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। फॉर कंपेयरिंग, अगर किसी भी कंट्री को अगर हम मेज़र करते हैं तो ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ा कि हेल्थ, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम मेज़र करते हैं। लेकिन मेनली कंसिडर हम करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि कंट्री विद अ हाइयर इनकम, मोर डेवलप एंड अदर देन लेस इनकम। अगर किसी के हाइयर इनकम है
और अदर देन लेस इनकम है तो हम जान लेते हैं कि ये कंट्री ज़्यादा डेवलप नहीं, अगर मोर मतलब हायर इनकम है तो वो डेवलप है, लेस इनकम है तो वो डेवलप नहीं है। लेकिन दिस बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग के मेनली मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल। क्यों लोगों का सोच होता है कि भाई ज़्यादा इनकम होगी वो अपने अपने ह्यूमन नीड्स, जो ह्यूमन्स हैं वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ऑल थिंग्स दैट द ह्यूमन बींग्स नीड कंप्लीटेड। बट हम इस चीज़ को किस तरीके से मेज़र करते हैं कंट्री टू वेरीफाई, ये मेनली ध्यान दीजिए। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, मेनली हम लोग देखते हैं पर कैपिटा। किसी भी कंट्री को मेज़र करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, मेनली पर कैपिटा। तो वी कैन कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। वी कैन नॉट टेक नेशनल इनकम टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री बिकॉज ईच कंट्री हैज़ अ डिफरेंट पॉपुलेशन रेट। इस फॉर्मूले को हम आगे देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम को कैसे कैलकुलेट, मतलब डिवाइडिंग द टोटल इनकम और ऑफ अ कंट्री एंड टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। सपोज करिए यहाँ पर एक एग्जांपल अभी नीचे दिया है, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए पर कैपिटा इनकम को यहाँ पे देखिए 4% है और इनकम दी जा रही है, उसको डिवाइड किया गया और ये आपका डॉलर में आंसर आया, इसी को कहते हैं पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम को निकालने के लिए पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम आपका नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। सपोज़ करिए एक एग्जांपल हम लेंगे इसमें। मान लीजिए 4 फैमिली है, ठीक है, 4 फैमिली है और 4 फैमिली में 3 फैमिलीज़ का इनकम गिवन है और 1 फैमिली का इनकम नहीं गिवन है। जैसे फर्स्ट फैमिली 10,000, 20,000, थर्ड का है 12,000। लेकिन जो फोर्थ फैमिली का आंसर नहीं दिया उसको हम x मान लेंगे डिवाइडेड बाय 4। लेकिन पर कैपिटा इनकम गिवन कितना है 15,000। तो जब हम इसको निकालेंगे आंसर तो कितना आएगा 18,000। तो द इनकम ऑफ द फोर्थ फैमिली इज़ ₹18,000। तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं पर कैपिटा इनकम और हम इस तरीके से किसी भी कंट्री को कंपेयर करते हैं। पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री शो दैट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। इस तरीके से हम किसी भी कंट्री को फाइंड करते हैं। लेकिन और भी चीज़ें हैं जो मेज़र की जाती है। इन वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पर कैपिटा इनकम यूज टू से क्लासीफाई द कंट्री। लेकिन वर्ल्ड बैंक जो रिपोर्ट तैयार करती है वो कैसे ध्यान देती है, क्या क्या चीज़ें मेनली देती है, उसने एक स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है कि पर कैपिटा अगर इतने से इतना है तो ये लो इनकम वाले कैटेगरीज़ में कंट्री आएगी। अगर लोअर मिडिल इनकम की पर कैपिटा इनकम इतनी है तो वो इस कैटेगरीज़ में आएंगे। अपर मिडिल इनकम की कैटेगरीज़ में पर कैपिटा इनकम एवरेज इतनी दी हुई है, हाई इनकम की इतनी है। अब जैसे आप लोग सोचेंगे मैं कि पर कैपिटा इनकम भी लिखा हुआ एवरेज इनकम, मतलब पर कैपिटा का अनदर नेम ही एवरेज इनकम होता है, क्लियर। और इस ये मेनली सोर्स होता है वर्ल्ड बैंक जुलाई 2019 का ये दिया हो। तो टाइम टू टाइम जो है पर कैपिटा चेंज होती रहती है और उस हिसाब से वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट रेडी होती है। तो मेनली कैटेगराइज होता है कंट्री का, कंट्री टू कंट्री कैटेगरीज को रखा जाता है और इस कैटेगरी में अगर आ रहा है तो वो लो इनकम कंट्री हो गया, इस कैटेगरी में आ रहा है तो वो लोअर हो गया, इस कैटेगरी में अपर, इस कैटेगरी में हाई। इस तरीके से हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अपनी रेडी करती है कंट्री की। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मेन इसको ध्यान दीजिए। वाइल एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपेरिजन दे आर ऑल्सो हाइट डिस्पैरिटीज। यहाँ पर कुछ चीज़ें छुपाई जाती हैं, कुछ चीज़ें मतलब क्या छुपता है, जैसे कंपैरिजन ऑफ 2 कंट्रीज़। यहाँ 2 कंट्री है ए और एक बी। मान लीजिए फर्स्ट की दी है 9,500, फिर 10,500, फिर 9,800, फिर 10,000, फिर 10,200 और टोटल एवरेज आ रहा है हमारा 10,000। लेकिन कंट्री बी में क्या है 500, 500, 500, लेकिन फिफ्थ फैमिली 4,800। तो आपने देखा कि इसमें क्या वेरीफाई कर रहा है कि कंपैरिजन दिखा रहा है कंट्री ए और कंट्री बी का, कि कंट्री ए में सब कमा रहे हैं और उनका जो एवरेज आ रहा है वो इक्वल आ रहा है कंपैरिजन बी के। तो यहाँ पर क्या है कि कंपैरिजन एवरेज यूज़फुल किसका सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कंट्री ए का, क्योंकि कंट्री ए में सब अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन कंट्री बी में क्या है, सिर्फ एक फिफ्थ फैमिली है, जो मतलब जो फैमिली है वो ज़्यादा कमा रही है लेकिन और कंट्री नहीं कर रही। तो कंपैरिजन देखा गया कि ए कंट्री ज़्यादा बेहतर है कंपैरिजन टू बी से। अब देखिए इसी कैटेगरी पे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया भी देखी जाती है। क्या क्राइटेरिया देखी जाती है,
कि जैसे पर कैपिटा इनकम हरियाणा की सबसे ज़्यादा, केरला की उससे कम है, बिहार की और कम है। तो यहाँ पर कैटेगराइज मेनली हमने ऊपर में भी देखा कि पर कैपिटा इनकम कंट्री वेरीफाई कैसे हुआ, फिर आपने हरियाणा, पंजाब, केरला का देखा, उससे आपने देखा कि कैसे वेरीफाई हो रहा है। फिर आप आते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में क्या है कि यहाँ पर जैसे अभी ऊपर हम लोगों ने बात की थी कॉमन गोल की। कॉमन गोल में हमने देखा कि लोगों का सोच था कि फ्रीडम मिले उस जॉब में, इक्वालिटी मिले, रिस्पेक्ट मिले, ये सारी चीज़ें हमें उसमें मिले। तो ये हमारा हो गया कि इनकम तो रहे लेकिन साथ में लाइक फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट एंड अदर चीज़ भी हमें मिले। तो ये क्या है कि इनकम के साथ साथ कैटेगरीज भी मानी जा रही है कि हमें रिस्पेक्ट भी मिले और सारी चीज़ें हमारा डेवलप भी हो। तो अभी आपने देखा कि हरियाणा में क्या है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ है, केरला में उससे कम है, बिहार में और कम है। तो यहाँ पर कैपिटा डिफ़र क्यों कर रही है, आइए इस, और क्योंकि बहुत सारे हम कंपैरिजन में डेटा देखते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने पर कैपिटा देख ली और उसी को कह दिया कि वो कंट्री बहुत इम्प्रूव कर रही है। क्या, आइए जैसे पंजाब में इन्फैंट मोर्टेलिटी आपको दिख रही है 49, बहुत कम है। ठीक है, मतलब जो इन्फैंट मोर्टेलिटी क्या होता है कि इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 years एज अ प्रोपोर्शंस ऑफ थाउजेंड्स लाइफ चिल्ड्रन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। अगर एक साल में बच्चे जन्म ले रहे हैं और वो कितने डाई कर जा रहे हैं, 49, तो इसका मतलब उसका रेशियो बहुत ज़्यादा है। केरला में बहुत कम है, बिहार में तो सबसे ज़्यादा है। तो ये IMR हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि किस कंट्री का कितना मतलब है। तो आपने पंजाब का देख लिया, दूसरा केरला का देखा, सबसे कम है, इसका मतलब मान लेते हैं कि यहाँ की जो है कंट्री ज़्यादा डेवलप है। क्यों? क्योंकि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी है। क्लियर। अब देखिए इसी पे अगर देखें तो लिटरेसी रेट भी हम लोग मेन देखते हैं। लिटरेसी रेट क्या होता है, मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेसी पॉपुलेशन 7 एंड अबव एज ग्रुप। जो 7 साल के बच्चे हैं वो लिटरेट हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं। तो लिटरेसी रेट क्या है, जैसे 70, 91, 47 है। तो ये सबसे ज़्यादा देखिए केरला में 91 है। तो यहाँ पर क्या क्यों अच्छा है, क्योंकि भाई जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होंगे तो वो अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़, और वो जब अवेयर होंगे तो हेल्थ अच्छी होगी ही होगी। तो यहाँ पर इसलिए हेल्थ भी अच्छी है। और यहाँ पर देखिए पढ़ने वाले भी अच्छे हैं, क्योंकि देखिए नेट अटेंडेंस रेशियो भी आप देखिए सबसे ज़्यादा किसका है, केरला का है। तो नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है कि इज़ द टोटल ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 अटेंडिंग द स्कूल परसेंट टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। इस एज के बच्चे जो हैं इस ग्रुप मतलब पढ़ते जाते हैं, जो स्कूल को अटेंड करते हैं। और सबसे ज़्यादा स्कूल जो अटेंड करते हैं किस कंट्री में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, केरला में। लेकिन सबसे कम किस में है, बिहार में। सबसे कम देखिए बिहार में। जब बिहार में सबसे कम है इसलिए इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट भी कम है, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ तो अच्छी होगी नहीं, लोग अवेयर नहीं है। हाँ, लिटरेसी रेट भी वहाँ की बहुत कम है। तो आपने देखा कि कंपैरिजन करने का डेटा इसे भी लिया जाता है, मतलब इनकम तो लेंगे ही। अभी हमने देखा ना इनकम के अदर क्राइटेरिया तो हमने ऊपर लिया, लेकिन साथ में हम क्या क्या चीज़ें और देखते हैं। इन्फैंट मोर्टेलिटी वहाँ का कैसा है, लिटरेसी रेट कैसा है, अटेंडेंस रेट। अब जैसे हमने कंट्री और बी की हमने बात की थी कि कंट्री ए में सब अच्छा कमा रहे हैं, उनका एवरेज इनकम भी अच्छा रहा है, लेकिन कंट्री बी में सिर्फ एक फैमिली है वो बहुत ज़्यादा, तो वो क्या एवरेज इनकम अच्छा माना जाएगा? नहीं, क्योंकि हमें तो सबको देखना है ना, सब अच्छा कमाए और सबके पास उतनी पैसा होना चाहिए। मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, एक कंट्री है और एक कंट्री है वो 100 रुपये कमाती, उसकी जो इनकम है वो वहाँ की 100 रुपये है, ठीक है, और वहाँ की पॉपुलेशन भी 100 है। तो इसका मतलब हम जब डिवाइड करेंगे तो वहाँ 1 आ जाएगा। पर कैपिटा से फाइंड फॉर्मूला आपको क्लियर है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब कि वहाँ की कंट्री में सबको कितना मिल रहा है, 1 रुपये। लेकिन कंट्री बी में अगर हम बात करें तो वहाँ की नेशनल इनकम 100 है, लेकिन हम उसको डिवाइड कर रहे हैं 10 से। तो 10 मतलब कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 10 है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर आंसर जो नेशनल इनकम है वहाँ 10 रुपीज़ आएगी। तो इसका मतलब हर लोग वहाँ पे कितना कमा रहे हैं, 10 रुपये। तो सबसे अच्छा क्या हुआ, नेशनल इनकम हमारी कहाँ वेरीफाई की सबसे अच्छी, वहाँ पे। तो आपने देखा कि मेनली कि कंट्री जो वेरीफाई करती है वो
अगर पॉपुलेशन नेशनल इनकम को मेनली देखा जाता है, जहाँ की नेशनल इनकम अच्छी होगी उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है पर कैपिटा इनकम वहाँ की बहुत अच्छी है। और इसके साथ साथ हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देखते हैं, लिटरेसी रेट भी देखते हैं और नेट अटेंडेंस रेशियो भी देखते हैं। अब आते हैं हम लोग पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ में क्या है, देखिए पब्लिक फैसिलिटी जो मेनली हम लोग को मिलती है गवर्नमेंट से, और खुद जो गवर्नमेंट हमें देती है, जैसे हेल्थ केयर, वाटर, सैनिटाइजेशन, ट्रांसपोर्ट, पार्क, मार्केट, एजुकेशन, बैंकिंग, रोड्स, ये सारी फैसिलिटीज़ हमें क्या कहलाती है, पब्लिक फैसिलिटीज़। आइए, पब्लिक फैसिलिटीज़ आर द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट आइदर एट अ वेरी लो कॉस्ट फॉर फ्री फॉर द वेलफेयर फॉर द पीपल, लाइक स्कूल, हेल्थ सेंटर, और ये आपका आ गया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा। Importance of these facilities is to make them available for us by everyone, इसको क्या कहते हैं, पब्लिक फैसिलिटी। अब आते हैं हम लोग पब्लिक फैसिलिटी में 4 मेजर फैसिलिटीज़ है। 4 मेजर फैसिलिटीज़ कौन सी है, देखिए बेसिक एजुकेशन मिलता है लोगों को, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, ऑर्डर सिक्योरिटी, मतलब जो गवर्नमेंट से इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर लॉ ऑर्डर प्रोवाइड सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस इन द कंट्री। जो लॉ बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, कंट्री बहुत पीसफुल तरीके से वहाँ के लोग रहें, डेमोक्रेसी आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट हम लोग को पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। अगर हम लोग बात करें इसको, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेनली कि पब्लिक जो पीडीएस है हमारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखें तो जो राशंस वगैरह हम लोग देखते हैं कि बहुत लो इनकम को मिलता है, तो ये भी फैसिलिटी कौन देता है, गवर्नमेंट ने ओपन किया हुआ है पीडीएस शॉप। आप देख रहे होंगे इस टाइम पे, जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो राशन यहाँ मिला, यहाँ बटा, ये राइस दिया जा रहा है, कहीं पे सुनने में आता है शुगर बांटी गई, तो ये क्या है, एक तरीके से पीडीएस शॉप बनाई गई है और गरीब लोगों की मतलब उसमें कम रेट में उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। तो पीडीएस शॉप फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन, उसको क्या कहते हैं, राशन, बेसिक फूड जैसे आइटम लाइक राइस, व्हीट, पल्सेट एटसेट्रा एट लो प्राइस टू पुअर पीपल एंड लोअर इनकम ऑफ ग्रुप। इस तरीके से पब्लिक फैसिलिटीज़, एजुकेशन, गवर्नमेंट सस्ते स्कूल्स, मतलब बहुत कम रेट में स्कूल्स खुले हैं, बुक्स मिलती है, चेयर है, हर फैसिलिटीज़ का परफॉर्मेंस जो गवर्नमेंट देती है उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल है। या हेल्थ फैसिलिटीज़, मतलब गवर्नमेंट्स के बहुत सारे हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं और बहुत कम मतलब हम बहुत कम पैसे में, जैसे वहाँ पर कंपैरिजन अगर करें तो प्राइवेट में बहुत ज़्यादा फ़ीस है डॉक्टर्स की, और बहुत सारे मेडिसिन्स वगैरह वहाँ फ्री मिल जाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं वैक्सीन वगैरह के। तो ये सारी फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट, इसी को कहते हैं पब्लिक फैसिलिटी। लॉ भी जो बने हैं, जो सिक्योरिटी दी जा रही है, वो सारी फैसिलिटीज़ कौन करता है, गवर्नमेंट। तो आप इंश्योर हो जाइए कि ये सारी फैसिलिटीज़ कौन, जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़। क्लियर डैट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एसडीआर जो है पब्लिश करता है कौन, यूएनडीपी। ये मेन इंपॉर्टेंट याद रखिए, ये अक्सर 1 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं कि एसडीआर कौन रिपोर्ट रेडी करता है, पब्लिश करता है, यूएनडीपी। यूएनडीपी किस चीज़ को मेज़र करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज एजुकेशन लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सारी चीज़ों को देखता है। और एसडीआई के रैंक को भी वो निकालता है वहाँ के कितने। तो एसडीआई मेनली जो उसकी रैंक प्रोवाइड करता है, तो अब ये देखिए ये होगा कि मैम इसमें एसडीआई रिपोर्ट किस तरीके से मेज़र करते हैं। तो देखिए द एसडीआई जो है वो इज़ अ टूल ऑफ डेवलप बाय द यूएनडीपी। आपको बताया भी कि मेन पब्लिश कौन कर रहा है, इसका मेन टूल कौन है, यूएनडीपी। मेजर ऑफ अ कंट्री ओवरऑल अचीवमेंट in its a social and economic dimension. The HDI rank countries on the basis of per capita income। और HDI की जो रैंक निकाली जाती है, जैसे अभी हमने बात की पर कैपिटा इनकम तो मेनली देखा जाता है, हेल्थ ऑफ पीपल, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसी वेरिएबल्स को देखा जाता है किसी भी कंट्री की। HDI को किससे मेज़र किया जाता है, मेनली पर कैपिटा इनकम, हेल्थ ऑफ पीपल, मेन लेवल ऑफ एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और जैसे हेल्दी वहाँ के लोग हैं कि नहीं, लॉन्ग लाइफ जी रहे हैं कि नहीं, वहाँ मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, वहाँ की नॉलेज कैसी है, वहाँ का स्टैंडर्ड लिविंग, इन्हीं अकॉर्डिंग पे यूएनडीपी मेज़र करता है। क्लियर। आइए
इस डेटा में हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा, देखिए HDI रेड से मैंने नोट किया हुआ है कि HDI स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 189 कंट्रीज़, बहुत ज़्यादा मतलब इसका रैंक निकाला गया था। 189 कंट्रीज़ का है कि इतनी कंट्रियाँ जो है HDI में आती है इन ऑल। तो वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी है, और वहाँ का नेशनल मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम कैसा है, वहाँ के स्कूलिंग कैसी है, वहाँ का HDI रैंक। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर आप ध्यान नोटिस करिए तो श्रीलंका सबसे बेटर में है, फिर इंडिया उससे कम 130 से के श्रीलंका 76, 130 म्यांमार उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर पाकिस्तान और ज़्यादा है, फिर ये सारे नेबर्स को आप देख रहे हैं, इंडिया के नेबर नेपाल बांग्लादेश ये सारे सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम जो है HDI का रैंक है 76। तो ये सारी हम इस डेटा के अकॉर्डिंग भी रिगार्डिंग करते हैं कि वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, भाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी होगी, वहाँ की स्कूलिंग अच्छी है। देखिए स्कूलिंग भी सबसे कम स्कूलिंग देखिए आप देख रहे होंगे, सबसे कम स्कूलिंग किसकी दिख रही है, म्यांमार और नेपाल की, फिर उसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश, फिर इंडिया के 6.4 है, फिर श्रीलंका की और अच्छी है 10.9। तो उसी के अकॉर्डिंग HDI रैंक निकाली जाती है। फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आप देखिए भाई, जब पढ़ेंगे लोग हर चीज़ अवेयर रहेंगे तो वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस कंट्री की फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इस तरीके से देखी जाती है कि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होगी तो लोग इतना मान लेते हैं कि इतने साल जिएंगे, 70 साल जिएंगे कि 80 साल जिएंगे। तो वो अकॉर्डिंग टू कंट्री, अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा डिजीज़ है उस कंट्री में, तो क्या होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, डाई होंगे। तो इस तरीके से श्रीलंका का देखिए सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद इंडिया, फिर उसके बाद म्यांमार, पाकिस्तान, फिर नेपाल और बांग्लादेश। इसी तरीके से GNI देखिए, मतलब GNI मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम सबसे ज़्यादा जो है श्रीलंका है, फिर उससे कम इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश। इसके अकॉर्डिंग हम लोग डेटा की रिगार्डिंग मतलब जो है वो UNDP ये सारी चीज़ें चेक करता है और इसी के अकॉर्डिंग HDI की रैंक को निकालता है। नेक्स्ट आते हैं, HDI रैंक हम लोग ने क्लियर हो गया कि HDI के टूल, ये सारी बात हम लोग ने ऊपर कर चुकी है। HDI कैसे रिपोर्ट इस्टेब्लिश करता है, मेनली देखिए HDI रिपोर्ट जो है लिखा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भी मैंने ये पॉइंट लिखे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय द UNDP ऑन वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू मेजर डेवलपमेंट। इस पैरामीटर में क्या क्या चीज़ें वो लेता है, गुड एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटी, इट इंक्लूड लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी एक्सेट्रा, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पर्टिकुलर एरिया एट रीजन और कंट्री। इस तरीके से वो HDI की रैंक को फाइंड करता है। नेक्स्ट आते हैं BMI। BMI कैसे होता है, देखिए BMI के वन वे होता है ये टू फाइंड आउट ऑफ अडल्ट एंड अंडर नरिश। कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स में, तो डिवाइड करते हैं वेट ऑफ पर्सन से। ये देखिए मेन वेट एंड हाइट से, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर 1 मार्क्स का आता है कि बॉडी मास को फॉर्मूला बताइए, तो वेट केजी में होगा, हाइट आपका मीटर में होगा, इक्वल टू BMI। देखिए BMI जो है बिलो 18.5 है तो इसका मतलब उसको वो अंडर वेट में है, 18.5 से 24.9 में तो नॉर्मल है, ओवर वेट है 25.0, 29.9 एंड 30 प्लस है तो OBC में है। तो नोट करिए कि डू रिमेंबर दैट दिस क्रिएशन और इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ग्रोइंग द चिल्ड्रन। ओके, तो बॉडी मास इंडेक्स जो है यहाँ पर देखिए इन दिस फिगर हमने दिखाया, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं कौन अंडर नरिश्ड है, कौन नरिश्ड है और कौन ओवर वेट है। क्लियर है। और कुछ इसकी डेफिनेशन क्या है कि वन वे टू ऑफ इफ अडल्ट आर अंडर नरिश्ड इज द कैलकुलेट। मेन क्या ध्यान देते हैं हम लोग, अंडर नरिश्ड को फाइंड करते हैं। क्लियर कि कौन अंडर वेट है, कौन नॉर्मल है। तो नॉर्मल आप लर्न कर लीजिए 18.5 से 24.9 है और ओवर वेट इतना है। इस तरीके से BMI फाइंड किया जाता है किसी भी कंट्री की। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हमारे चैप्टर का एंड है और इस तरीके से चैप्टर 1 कंप्लीट हो रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ डेवलपमेंट that meets the growth that meets the needs of the present and without compromising the needs of the future generation. जैसे scientists have been a warning that the present type and level of development is not sustainable. Some of the example are overuse groundwater, exhaustion of natural resource। मतलब sustainable development ऑलरेडी आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा है कि यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स प्रॉपरली एंड साइंटिफिकली आप उस रिसोर्स को आप बचाएं, इकोनॉमिक को डैमेज ना करें और फ्यूचर्स के जनरेशन के लिए आप उसको प्रिजर्व कर सकें। जैसे रिडक्शंस ऑफ पॉल्यूशंस, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन,
protections of flora and fauna and exploitation, use of renewable resource wind and solar energy cautious manner, एक मैनर से आप उसे वर्क करें, यूजिंग द लैंड फॉर कल्टिवेशन वाइसली सो एज टू मेंटेन इट्स फर्टिलिटी। इस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम, तो मेन नीड्स क्या है, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें इसको सेव करना है, इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया है, अगर हम ओवर यूज़ ग्राउंड वाटर ज़्यादा यूज़ कर लेंगे, एग्जॉस्टेड नेचुरल यूज़ करेंगे, तो जो हमें एक गिफ्ट ऑफ नेचर चीज़ें मिली हुई है, हमें भी वो क्या है, हमें भी उसको एक, हमें जो ऐसे मिली है तो हम उसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ कर लेंगे तो आने वाली जनरेशन वो उसको यूज़ नहीं कर पाएगी। इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस क्लियर होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से प्रॉपर चीज़ों को रखना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का देखिए एक क्रूड ऑयल का रिजर्व किया है 2017 में दिया हुआ है कि मिडिल ईस्ट स्टेट्स 808 है, फिर आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका 50 है, फिर वर्ल्ड में देखिए 1697 है। नंबर ऑफ रिवर जो ईयर्स में रिजर्व लास्ट किए गए हैं वो 78, 10.5 एंड 50 पॉइंट। तो सबसे देखिए वर्ल्ड का जो पूरा दिख रहा है आपको क्रूड ऑयल कैसे रिजर्व किया, क्योंकि जो क्रूड ऑयल मिला अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को यूज़ कर लेंगे तो आने वाले टाइम में क्या चीज़ें वो लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द रीजन्स दैट वी मे इंजॉय द गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ऐसा नहीं है कि जो हमें इंजॉय, मतलब जो नेचर से हमें गिफ्ट मिला है उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करें, बट कैन नॉट थिंक ऑफ आवर अगर हम जनरेशन के लिए टू लाइव द विदाउट सच बेनिफिट्स, अगर हम उस बेनिफिट्स को और अपने ही लिए सोचते रह गए और जनरेशन्स के नहीं रखे तो आने वाले समय में क्या होगा कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। तो it becomes our duty to use our nature for the fulfillment of our needs and not our greed, but development should not hamper the needs of the future generation. In the case of groundwater, we have utilized it to maximum. It is a natural resource which is replaced and by nature. So by people living in the areas with a surplus of water reserve should take care for its conservation efforts that should be made not to overuse degrade। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना, उसको डिग्रेड नहीं करना, उस पानी को, क्वालिटी ऑफ वाटर को ख़राब नहीं करना है उसको, बल्कि सेव करना है। एंड रिसेंट एविडेंस शो दैट द ग्राउंड वाटर इज़ अंडर सीरियस एंड थ्रेट ऑफ डिसअपेरेंस एंड इफ सुटेबल स्टेप्स आर नॉट टेकन तो इट कैन पोज द सीरियस कॉन्सिक्वेंस। और अगर हमने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया और हम इस चीज़ पे सीरियस नहीं रहे तो आने वाले टाइम में हमारे जनरेशन के लिए और हमारे खुद के लिए भी चीज़ें नहीं बचेगी। तो रिसोर्स को, नेचुरल रिसोर्स आर नॉट अनलिमिटेड, कोई बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं है, दे शुड बी यूज द केयरफुली। ओवरवेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स में एग्जॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर इज़ एन एग्जाम्पल रिन्यूएबल रिसोर्स, बट ओवर यूज, मिस यूज ऑफ द रिसोर्स तो मे क्रिएट प्रॉब्लम इन द नियर फ्यूचर। इस तरीके से प्रॉब्लम आएगी हमारे फ्यूचर्स में और आने वाले समय में भी जो जनरेशन है उन्हें वो मिल नहीं पाएगा। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर लिमिटेड एंड वांट अस टू यूज़ वेरी केयरफुली सो दे मे बी अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो ये सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट।